बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बहना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। इसी तरह छोटे छोटे प्रयासों से हम अपनी जिंदगी में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा, आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस शो संसार में निर्वाण सीजन 3 में। और आज जो हमारे साथ कपल जुड़े हैं, उनका लक्ष्य है जिंदगी में बस आगे ही बढ़ते जाना, चाहे धूप हो चाहे छाँव। ये एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो चलिए मिलते हैं मन्नत और भवनीत से और स्वागत करते हैं उनका हमारे इस शो में। नमस्ते मन्नत। नमस्ते भवनीत। नमस्ते। स्वागत है आपका इस शो में और शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो शुरू करते हैं आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। मन्नत, अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम मन्नत परमार है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं एज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। पिरामिड मेडिटेशन से मेरी इंट्रोडक्शन 2017 में हुई एक फ्रेंड के थ्रू, और मैं कुछ सीख कर रही थी एक्चुअली अपनी अध्यात्म जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में, जो कंप्लीटनेस मुझे इस मेडिटेशन में आने के बाद महसूस हुई। थैंक यू। भवनीत। नमस्कार, मेरा नाम भवनीत है। मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। मेडिटेशन में मेरे को जुड़े हुए 4 साल हुए और वहीं से मेरी जर्नी चल रही है। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही है, बाकी आगे बहुत सी चीज़ें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही प्यारा कपल आज हमारे साथ जुड़ा है, तो इनसे जानते हैं कि आप लोग बताइए आप दोनों की मुलाकात कैसे और कहाँ हुई। मेरी पहली मुलाकात भवनीत से स्कूल में हुई। भवनीत मेरे सीनियर थे और मैं इनकी जूनियर थी। बट इनको पहली बार जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो देखते सार कुछ अलग सा क्लिक हुआ और मुझे एक अलग सी अट्रैक्शन हुई। और कहते हैं ना कि जैसे आप अपने सोलमेट को देखते हो तो आपको देखकर पता लग जाता है कि दैट ही इज़ द वन। उस टाइम पे उम्र बहुत कम थी मेरी, बट स्टिल कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी मेरी। 14 इयर्स की थी मैं जब भवनीत को मिली, एंड भवनीत शायद 16 इयर्स के होंगे। तो हम लोग मैं स्कूल के अंदर वॉलीबॉल खेला करता था। तो वहाँ पे वॉलीबॉल खेलते हैं, स्कूल की बालकनी जो होती है, तो बालकनी में ये और कुछ एक स्टूडेंट्स खड़े होते थे। तो फर्स्ट टाइम हमारी मतलब आई कॉन्टैक्ट हमने देखा वहाँ पे एक दूसरे को। समां फिर मतलब एक ना वो एक मोमेंट बन गया था कि जैसे वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो उसी वॉलीबॉल खेलना ही उसी लिए कि कोई बालकनी पे आएगी। तो कई बार ऐसा भी होता था कि बालकनी पे वो नहीं होती थी तो मैं खेलता नहीं था, कभी वो नहीं होता तो किसी और क्रिकेट खेलना शुरू कर देता। तो वहीं से वही मोमेंट बना, जैसे टच था, देख करके लगा, जैसे इनको लगा वैसे मेरे को भी लगा कि एक कनेक्ट बना है। देन गोइंग फॉरवर्ड फिर वही कंटिन्यूटी में आगे चलता रहा। और मतलब पहले सोचा तो नहीं था, बट लेकिन इतना अच्छा एक रास्ता, एक जर्नी बनेगी, वो हो ही एक मोमेंट था जहाँ से हमारा स्टार्टिंग हुई। तो कैसे, मतलब लव एट फर्स्ट साइट आप दोनों का था, बट आपने कैसे डिसाइड किया कि आप लोग शादी करेंगे? और जैसे आपने बताया कि आप काफ़ी यंग थे, 14 एंड 16, तो लॉन्ग वे टू गो फॉर मैरिज। तो भवनीत को एक्चुअली मुझे प्रपोज करने में और मेरे तक पहुंचने में अप्रोच करते करते 1 साल लग गया। बिकॉज़ स्कूल में मेरा जो इम्प्रेशन था सब में ये था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बॉयज़ से बात नहीं करती है, बहुत इंट्रोवर्ट है। तो इनको इसी तरीके से मेरे बारे में बातें सुनने को मिलती थी। तो इन्होंने, बट जब फेयरवेल था तो डरते डरते एक दिन मुझे आकर के, लास्ट डे जब इनका फेयरवेल था, तो इन्होंने मेरे को प्रपोज़ कर दिया। और मैंने एक ही बारी में प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज मैं तो रेडी थी। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि ये कब मेरे से बात करें और लाइक बात आगे पहुँचे। मगर हाँ, हम लोग जो प्रॉपर कह लो जैसे कपल्स की तरह मिलना, वो हम नहीं करते थे, बिकॉज एज बहुत छोटी थी और फैमिली में रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी। तो कभी कभी बस फ्रेंड्स के थ्रू मैसेजेस पास करना एक दूसरे को, बहुत ही रेयर फ़ोन पे बात करना। उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं होते थे, तो बस इसी तरीके से एक दूसरे को देख लेना, बस वही हमारी रिलेशनशिप थी, उसी में हम खुश रहते थे। एक्चुअली में जो हमारी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई वो 2 साल के बाद हुई, जब मैंने इनसे मिलना शुरू करा। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने एक दूसरे से बातचीत स्टार्ट करी, एक दूसरे को जानना शुरू करा। तो आपने कब डिसाइड करा कि अब
ये टाइम है कि चलिए इस फ्रेंडशिप को जो है एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट करते हैं? जैसे कि इससे बोला कि स्टार्टिंग में तो इसकी लिस्ट में बहुत सारे रिजेक्टेड थे, तो मैं भी सोच रहा था कि वो रिजेक्टेड लिस्ट पे ना जाए, तो पहले ऐसे नॉर्मल चलते रहते हैं। बट देयर वाज आई कांटेक्ट, जो हम एक दूसरे को देखते तो वो एक ना टच सा लगता, तो उस वजह से करते करते तो एक बार फेयरवेल हुए में फिल्मी स्टाइल से थोड़ा स्किट मार के वो मैं सोचा शायद माइट भी और इम्प्रेस हो जाएगी, तो वो बेकार था। देन पता नहीं कहीं से हिम्मत उठाई, एक फ्रेंड के साथ पकड़ा, तो रोड पे जाते हुए मैंने इसको एक बार प्रपोज किया, तो हो तो गया था ऐसे। बट लेकिन हम लोग काफ़ी टाइम तक आपस में बात, क्योंकि उस टाइम में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे और लैंडलाइन पे फ़ोन उठाए तो इनके फादर इतने स्ट्रिक्ट थे, वो तो आवाज़ सुन के फ़ोन कट जाता था, अपने आप ही कटता था, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वहाँ से फिर उसके बाद धीरे धीरे एक हमारे जर्नी आगे बढ़ी। कोई हमारी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मैसेज आए या फिर गुरुद्वारे जाना है तो ये जाती थी, मैं सेम कनेक्ट रहता। तो वहाँ पे हम लोगों की एक गुरुद्वारे के अंदर वो जो 5 मिनट या 2 मिनट होते थे ना, हमारा मीटिंग पॉइंट हो गया था एक्चुअली। तो वहाँ से हमारा शुरुआत हुई। देन गोइंग फॉरवर्ड हम लोग थोड़ा सा बाहर मिलना शुरू हुए, थोड़ा करके। फिर वहाँ से फिर आगे तक शादी तक फिर हम कुछ इनिशिएट लिया हम लोगों ने, तो आगे तक पहुँचे। तो कौन सी एज में आपकी शादी हुई? मैं एक्चुअली, हमारी इंगेजमेंट तो हो गई थी जब मैं 19 ईयर्स की थी, बिकॉज फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज, जब कॉलेज था तो फर्स्ट ईयर में ही घर में मैं पकड़ी गई थी। और मैं गुरुद्वारे जब भी जाती थी, मैं बाबा जी से यही प्रेयर करती थी कि बाबा जी जब राइट टाइम होगा ना, जब फैमिली शादी के लिए रेडी हो जाएगी तभी फंसवाना। तो मैं हमेशा यही अरदास करके आती थी। बट हाँ, यही चीज़ हुई। जब घर में पता लगा तो आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर और मैं 19 ईयर्स की थी। और बस घर में पता लगा तो मेरे पापा ने मेरे से बोला कि तेरे तो है उम्मीद नहीं सी। सो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई पापा से, मतलब कि पापा मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो जब पता लगा कि पापा को पता लग गया है, तो पापा ने बोला कि या तो शादी कर लो या तो अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर लो, एक काम कर लो, दोनों काम एट अ टाइम नहीं हो सकते। फिर मैंने भवनीत को कॉल किया कि ऐसे ऐसे अब तो गड़बड़ हो गई, पापा को पता लग गया, फंस गए अब तो हम, अब क्या करें। देन ही सेड कि रुको मैं मम्मा से बात करता हूँ। मैंने कहा मम्मा मानेंगे? तो ही सेड कि यस मैं ट्राई करूँगा। बस ऐसे करके इन्होंने मम्मी से बात करी। मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी इनकी, हमेशा मैं डाउटफुल रहती थी कि पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बिकॉज वो अपने एक लिमिटेशन में रहते थे, एक जोन में रहते थे कि वो उस जोन से बाहर नहीं आना चाहते। अब फैमिलीज़ में भी और सिख फैमिलीज़ में भी कास्ट सिस्टम्स का बड़ा वो रहता है। आई बिलोंग टू द पाकिस्तान बैकग्राउंड, पूरा परिवार, मेरे जो फोर फादर्स थे वहाँ के थे, इनके फोर फादर्स पंजाब के थे। तो मम्मा को इन चीज़ों का थोड़ा सा रहता था कि इनकी जो बहू आए, इनकी फैमिली में जो लड़की आए वो उन्हीं की परिवार से आई, वो राजपूत थे पंजाब से। तो मेरे को लगता था कि शायद वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट समहाउ उस टाइम पे मम्मा ने तो जैसे कमाल ही कर दिया। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब साथ देता है तो अच्छे से सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मम्मा ने बोला कि जब मियाँ बीबी राज़ी तो क्या करेगा काजी। तो ही सेड मम्मा ने ऐसे बोला। मैंने कहा मतलब मम्मा रेडी हैं? तो इन्होंने बोला हाँ मम्मा रेडी हैं, तो अब सोचो और प्लान करो घर वालों को कहाँ कैसे मिलवाना है। फिर बस ऐसे ही हम लोगों ने प्लान करा। हम रकाबगंज साहिब फर्स्ट मीटिंग के लिए गए। वहाँ मैं इनकी मम्मा से, इनकी ताई जी से फर्स्ट टाइम मिली। और बस वहीं पे मम्मी औरों ने ये चीज़ बोल दी मेरे पेरेंट्स को कि लड़की तो हमारी है, आप कहीं और दे नहीं सकते हो, कि अगर बच्चों ने एक दूसरे को पसंद किया है, मेरा बेटा इसको पसंद करता है, तो ये लड़की मेरे ही घर आएगी। तो बस उस दिन तो मेरे पाँव ज़मीर पे नहीं लग रहे थे, बिकॉज जहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस दिख रही थी कि सडनली सब चेंज कैसे होता जा रहा है, सब कैसे इस चीज़ें मेरे बिहाफ पे होती चली जा रही हैं। तो भवनीत, आपके मन में लड्डू फूट रहे थे? नहीं, लड्डू नहीं फूट रहे थे, मार का डर लग रहा था। क्योंकि मदर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे, मतलब छोटे थे उम्र में, तो जैसे पता नहीं कितनी बड़ी जंग फतेह करने जा रहे हैं ऐसे लग रहा था। ऐसे लग रहा था नहीं, मतलब एक अब तो लगता बहुत आसान था, बट उस टाइम पे लोग फैमिलीज और वो लव मैरिजेस वगैरह इतना सपोर्ट नहीं करते थे। और मोर ओवर क्या कहते हैं, जैसे से बोला कि क्या कहते हैं वो राजपूत, और वो बोला वो थोड़ा सा कास्ट बैरियर भी बीच में, कास्ट बैरियर कह लो या जो भी था, थोड़ा सा वो लोग कहते थे कि हाँ हमारे विलेजेस या उधर से बिरादरी से आने चाहिए।
वो थोड़ा सा हुआ था। देन मैंने इनिशिएट लिया और मतलब सोचा था बहुत बड़ा मुश्किल होगा, बट लेकिन एक बारी में हो गया। बट उसके बीच में मेरे हमारा गैप इसलिए आया 3 साल का कि मेरे ब्रदर की शादी नहीं हुई थी, तो पहले बड़े की होनी थी। उससे पहले एक मेरे ताया जी का बेटा था और मेरी एक ताया जी की बेटी हुई थी। तो रैंडम हमारे घर में शादियों की लाइन लगी पहले उनकी। कहते हैं ना, जब वो जोड़ी मिलनी होती कोई कुछ नहीं रोक पाता। तो जैसे ही मेरा हुआ तो मतलब उन दोनों का रैंडमली अपने आप ही हो गया, तीनों का। तो पहले दीदी की हुई, फिर उसके बड़े मेरे कज़न ब्रदर की हुई, मेरे ब्रदर की हुई, देन फाइनली मेरा नंबर आया जा करके। तब तक हमारा थोड़ा सा टाइम और खिंच चुका था। बट लेकिन हाँ, उस टाइम पे वो अलग जोन था, अलग समय था, अभी अलग है। तो बट लेकिन वो कन्वीनियंटली हो गया। जितना हमने सोचा था कि इतना बड़ा पापड़ बेलने पड़े, ऐसा कुछ करना पड़े, ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, ऐसा स्मूथली हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। जानते हैं और बहुत कुछ आपके बारे में धीरे धीरे। सो ये बताइए कि शादी के बाद या शादी से पहले कब आप लोग अध्यात्म में आए? लाइक मैं बहुत छोटी थी, 8 इयर्स की एज में थी जब मेरी मम्मा एक्सपायर हो गए थे। तो मेरी नानी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, लाइक अमृत वगैरह उन्होंने छका हुआ था और हमारे घर में बहुत ज़्यादा पाठ पूजा का और इन चीज़ों का बहुत महत्व था हमारी लाइफ में। तो मेरी नानी ने मेरे को बचपन से ही, जैसे कहते हैं ना, एक छोटी उम्र में बच्चे के बहुत क्वेश्चंस होते हैं, मेरे बहुत क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो मेरी नानी बेचारी कहती थी मैं इसको कैसे समझाऊं और मैं कैसे इसको लुक आफ्टर करूं, मम्मा इसकी इतनी छोटी एज में चली गई। तो मेरी नानी ने ना बचपन से ना मुझे गुरु नानक देव जी की साखियाँ सुनानी शुरू कर दी। तो मुझे बहुत मज़ा आता था वो स्टोरी सुनने में, तो मैं बड़ा कनेक्ट करती थी उन चीज़ों में। तो वो सीड तो अध्यात्म का बचपन में ही डल गया था। तो मेरी नानी, जैसे मैं मॉर्निंग में जापची साहब का पाठ करना, इवनिंग में घर आना, नानी के साथ रहराज साहब का पाठ करना रेस्ट करके, रात को कीर्तन सोहला का पाठ करने के पहले वो मुझे सोने भी नहीं देते थे। मेरा इतना अच्छा रूटीन उन्होंने बचपन से बनाया हुआ था। मतलब सारी मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी देखते थे तो वो कहते थे कि तू कैसे कर लेती है, हमसे तो इतना मैनेज नहीं होता। तो बट वो एक रिलीजियस एस्पेक्ट था मेरी स्पिरिचुअलिटी का, हाँ, बट सीड मेरे में मेरी नानी ने बचपन से ही डाल दिया था। बट वो सीड को कहते हैं ना, एक ग्रोथ जो पौधा बना वो मेरा एक एज में आकर के बड़े होकर के बना। बट मैं बचपन में जब शब्द कीर्तन सुनती थी, नानी के साथ बैठती थी, तो जब मैं कीर्तन सुनती थी तो मेरा ध्यान लग जाता था और मैं बड़े गहरे ध्यान में चली जाती थी। मेरा मन नहीं करता था आंखें खोलने का, मगर उस स्टेज में मुझे मेडिटेशन का मतलब ही नहीं मालूम था। बिल्कुल। सो भवनीत, आप अपने बारे में बताएं। मेरा कह लीजिए, मैं एक हमारे ना मेरे टीचर को सर आया करते सर थे। उन्होंने, मतलब मैं छोटा था, एज तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, और शायद मे बी 3rd 4th में होगा या मे बी थोड़ा बड़ा था। तब फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे को मेडिटेशन, एक्चुअली कोई एक वर्ड दिया था जिसको रिपीट करना होता था हर 15 सेकेंड में, जो मेडिटेशन में हम एक्चुअली समझते थे, एक्चुअली उन्होंने किया। तो उन्होंने वहाँ पे एक बार कराया था। बट मैं, हाँ, उस टाइम बच्चे थे, पास होने के लिए कभी भी कुछ लगे तब तो बैठ जाते थे, रैंडमली की नहीं। तो उसके बाद काफ़ी गैप रहा उसका स्टार्टिंग का। बट हाँ, गुरुद्वारे जाना रिलीजियसली वैसे एक्टिव थे, थोड़ा सा ध्यान अपना इन तरफ रहता था। बट हाँ, मेडिटेशन जो एक्चुअली जो स्टार्ट करी है वो तो स्टार्ट सिर्फ वो पत्री सर के मिलने से और उनके वहाँ तक जब रास्ते तक पहुँचे, वो एक्चुअली शुरुआत वहीं से हुई है। बहुत ही खूब। सो आप दोनों की बहुत ही छोटी एज में शादी हो गई और बहुत सारे, खैर काफ़ी साल आपने एक दूसरे के साथ बिताए। बट कैसे शादी के बाद आपका रिलेशनशिप रहा? कोई चैलेंजेस आए? और जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपका बेबी भी बहुत जल्दी हो गया। सो कैसा वो टाइम पीरियड था? एक्चुअली जब हमारा फर्स्ट टाइम लाइक जब सोचा कि हमें फैमिली प्लान करनी है, तो उससे, जैसे जब मेरा बेटा बॉर्न हुआ उससे 3 टाइम्स पहले मेरे मिसकैरेजेस हुए। तो उसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहने लग गई। तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक ना डिप्रेशन जैसे कंडीशन हो जाती है, वैसी कंडीशन में इनसिक्योर रहती थी, क्योंकि जब भी कंसीव करती थी मेरा मिसकैरेज हो जाता था 3 मंथ्स के बाद। तो 3 बार ये मेरे साथ ये चीज़ हुई। तो उस चीज़ ने एक डर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया। एंड आफ्टर व्हेन माय सन वाज बॉर्न, मेरा बेटा हुआ, तो मेरे को पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन हुआ। मगर मैं बोलूँगी वो डिप्रेशन नहीं था, वो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की पहली स्टेज थी।
क्योंकि अब मैं उन चीज़ों को कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस लेवल पर आ गई हूँ, मैं समझ सकती हूँ। तो उस टाइम पे जब मेरी डिप्रेशन की स्टेज आई, तो मैं बहुत एक्सट्रीम स्टेज थी वो मेरी। तो डॉक्टर के पास ही मुझे लेकर के गए, 4 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था। तो मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो वो मुझे उन्होंने इनको बोला कि डॉक्टर के पास लेकर जा, इसको सडनली बार बार क्या ये पैनिक अटैक्स क्यों होते हैं बार बार, जब तक मैं सामने रहती हूँ ये ठीक रहती है, जैसे ही मैं जाती हूँ ये शोर मचाने लग जाती है, इसको क्या हो रहा है। मैं सो नहीं पाती थी, मैं 24-24 घंटे लगातार जागती थी। और उस टाइम पे मेरा बेबी बहुत छोटा था, ही वॉज जस्ट 10-12 डेज ओल्ड। तो फिर मेरी दीदी को फ़ोन किया इन्होंने कि मनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हमें इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो वहाँ से हमारी लाइफ के चैलेंजेस शुरू हुए। फिर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, 14 डेज़ तक मेरी मेडिसिन चली, मैं थोड़ी कंडीशन में ठीक हुई। फिर इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप इतने वीक नहीं हो कि आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़े, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप अपने विल पावर से अपनी मेडिसिन्स छोड़ सकते हो। तो इन्होंने पहले जो ट्वाइस अ डे होती थी, वंस अ डे करी, फिर हाफ अ डे करी, फिर इन्होंने ऑल्टरनेटिव डे पे मुझे डाला। इन्होंने खुद की ये सारी चीज़ें। और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने मेरे को दोबारा गुरुद्वारा साहिब से इन्होंने मेरा कनेक्शन बनाया। एक दिन जाके इन्होंने मेरे को मम्मा मना करते थे कि 40 डेज़ जब तक नहीं होंगे गुरुद्वारे नहीं जाना, क्योंकि अपना कुछ सिस्टम रहता है कल्चर का अपना। तो फिर भी मगर इन्होंने मेरे को बिना बताए मुझे ले गए। मेरी कंडीशन, मेरे को इतने सिवियर पैनिक अटैक्स होते थे कि घर वालों को भी मजबूरी थी कि उनको मेरे को बाहर भेजना पड़ता था घर से इनके साथ ना, कि इसको थोड़ी देर बाहर लेके जा, माहौल इसका चेंज करवा, चाहे कार में घुमा। तो ये मुझे लेकर के गए और इन्होंने जा कर के मुझे गुरुद्वारे में छोड़ दिया। वहाँ पर मैं वहाँ रो रही थी बैठी हुई, तो एक बड़े बुज़ुर्ग से थे वहाँ पे पाई जी, वो आए मेरे पास। उन्होंने मेरे को बोला, बेटा आप पाठ करते हो? मैंने कहा हाँ जी। कौन सा पाठ करते हो? तो मैंने उनको बताया। कहते आओ मैं आपको ना एक गुटका साहिब देता हूँ, आप आओ मेरे साथ यहाँ बैठ के पाठ करो। मैं गई अंदर, उन्होंने मेरे को दुखपन्नी साहब का गुटका हाथ में पकड़ाया और मैं वहाँ बैठ कर ना पाठ करने लगी। मैं रोई जा रही थी, मैं पाठ करती जा रही थी। फिर मैंने पाठ करने के बाद मत्था टेका और मैंने उनके हाथ में पकड़ाया। उन्होंने बोला नहीं बेटा आप ये लेकर जाओ और इसको आप रेगुलरली 40 डेज़ तक करना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जो भी आपकी परेशानी है आप ठीक हो जाओगे। ऐसे करके वो मेरी डिप्रेशन स्टेज बाहर निकली। 40 डेज़ मैंने पाठ करा। 40 डेज़ के एंड का जो डे था, उस दिन इनका थोड़ा फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था इनके चाचा वगैरह के साथ। इनकी दादी को एक्सपायर हुए 1 ही साल हुआ था। हमारा दूसरा स्टेज आया स्ट्रगल का। उस रात पूरा का पूरा इनका बिजनेस टेक ओवर कर लिया गया और वहाँ तो ये घर में खुशी मना रहे थे, घर पे डांस हो रहा था, बेटे की खुशी में पार्टी हो रही थी, बट अंदर ये रो रहे थे। मगर इन्होंने मेरे को शो नहीं होने दिया कि मेरी क्या स्टेज है, बिकॉज इनको पता था अभी 40 डेज से ही मेरी वाइफ ठीक हुई है, डिप्रेशन से बाहर आई है। मैं इसको दोबारा इतनी शॉकिंग न्यूज़ नहीं दे सकता कि रातों रात सब गया, ख़त्म हो गया। तो मुझे उसके बाद जब अगले दिन मॉर्निंग में पता लगा इस चीज़ के बारे में, तो मैंने इनसे पूछा तो ये बिल्कुल शांत थे। इनके मुंह में कोई जवाब नहीं था देने के लिए। ही वॉज लाइक साइलेंट। बस धीरे धीरे वहाँ से हमारी लाइफ की स्ट्रगल स्टार्ट हुई। मेरे और भवनीत में गैप आने शुरू हो गए, बिकॉज ये अपने कहते ना मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि औरत का श्रृंगार आदमी और आदमी का श्रृंगार उसका काम। तो जब आदमी का काम चला जाए तो आदमी एक्चुअली में बहुत ही डिस्ट्रक्टिव जोन में चला जाता है। तो अंदर इनकी वो डिस्ट्रक्टिव जोन स्टार्ट हो गई थी। तो बस इनकी वहाँ स्ट्रगल स्टार्ट हुई और वहाँ मेरे और इनमें गैप आना शुरू हुआ, डिस्टेंस आने शुरू हुए। वैसे तो ये सारा कोई बता चुकी, कुछ इसमें अनोखा बचा नहीं है बताने के लिए। हाँ, बस वो शुरुआत हुई थी एक्चुअली जब मेरा बेटा जब हुआ था फर्स्ट, तो उससे पहले मिसकैरेजेस की इसकी रही 3 मिसकैरेजेस थे वहाँ पे। तो गायनी चेंज करी हमने, फर्स्ट से दूसरी तीसरी। जो थर्ड जब हमारा बेटे से पहले थी, वो गायनी एक्चुअली इसकी कज़न ही है। तो सारा उनको श्रेय जाता है। आज मेरा अगर बेटा है तो मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो उस ड्यूरेशन में इनको ना लगातार एवरी डे विदाउट अ गैप पूरे 6-8 महीने तक सिर्फ 48 घंटे पहले ऑपरेशन से वो इंजेक्शन लगे एवरी डे। तो वो उसकी वजह से एक तो जो इतना सपोर्ट, क्योंकि प्रेगनेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो वो उस वजह से थोड़ा सा कह लो कि उन इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट था जो भी था,
जब बेटा हमारा हुआ तो 40 दिनों में वो जब ये फीड कराते तो वो हाथ से छूटता था, इस लेवल का डिप्रेशन था इनको। तो वो निकले, किसी तरीके से निकले, फिर वो मेरा फैमिली का बीच में आ गया था, बट वो भी निकल गया किसी ना किसी तरीके से। ये कहते हैं ऊपर वाले घर में देर होती है अंधेर नहीं होता, वो भी किसी तरीके से निकल गया। बट हाँ, स्पिरिचुअलिटी ने हमारे को काफ़ी सपोर्ट किया है। हम अगर आज यहाँ बैठे हैं ना, तो सिर्फ उसी स्पिरिचुअलिटी की वजह से बैठे हैं कि हम वो समय हमारा निकल गया। अब तो हमें ब्रह्मास्त्र मिल गया सर के थ्रू, पत्री सर ने हमारे को ध्यान सिखा दिया, तो वो तो हमारे को, मैं कहता अगले पिछले सारे बराबर करा दिए। बट हाँ, ये एक स्टेज हमारी, हम निकले उससे। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो मुश्किलें आई वो जो है आपने फेस कर पाए आप उन सबको, बट उस समय आप मेडिटेशन में नहीं थे। तो मेडिटेशन में आने के बाद या अध्यात्म में आने के बाद आप में ऐसा क्या बदलाव आया कि आप हर चीज़ को अब जब आप लुक बैक करते हैं तो उसे एज अ इंसिडेंट लेते हैं, नॉट लाइक आप उसके ऊपर दुख मनाते हैं। तो आप थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि अध्यात्म के बाद आप में क्या बदलाव आया। पहले ऐसे होता था, जैसे सिचुएशन आई, बिजनेस के अंदर कोई लॉस हो कुछ हुआ, तब जोर जोर से चिल्लाना, एकदम से पूरे घर को हिला देना, किसी को भी मतलब उम्र का किसी का लिहाज नहीं करना, कोई 70 साल का है, कोई 20 साल का है, उसको एक बराबर तू से एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर लेना, कुछ भी बोल देना, हाथ भी उठा देना, इस तरीके का मतलब एकदम ऐसा एटीट्यूड होता था कि खुद का काम तो हुआ नहीं, बट आसपास भी इतना ज़्यादा क्योस, इतना ज़्यादा हम क्रिएट कर, मतलब ऐसा हो जाता था कि आसपास भी लोग ना खड़े ना हो पाए और हमारे साथ मतलब फेस ना कर पाए। मेरा नुकसान हुआ है तो कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होता, वो सब हो जाता था। बट लेकिन ध्यान में जुड़ने के बाद धीरे धीरे, ऐसा नहीं था कि मैं 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही ये सारा कुछ सीख गया या 2 दिन में ही मैं अपने इस नेचर को बदल पाया। पर ध्यान में जुड़ने के बाद ये रहा कि चलो नुकसान तो होना तो हो गया है, अब उसका रास्ता निकालो। तो इसलिए ये है कि किसी लड़के ने गलत भी कर दिया, वैसे पीछे अभी कुछ एक टाइम पहले दोबारा बिजनेस के अंदर कुछ ना, बिजनेस तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो उतार चढ़ाव जैसे ज़िंदगी के अंदर आते रहते हैं, उसको एक शांति से और एक तरीके से, जिस तरीके से आप रास्ते पे लेके जा पाए, वो रास्ता एटलीस्ट एक रास्ता मिल गया जिस पे आप चल सकते हो, समझ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे बताया मन्नत ने कि जैसे आपका बिजनेस में नुकसान हुआ तो आपके बीच में गैप बढ़ने लगे, तो वो कैसा टाइम था और आपने उस टाइम को कैसे ठीक करा? एक्चुअली जब मैं, जैसे कि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, बिजनेस बैकग्राउंड मैटर नहीं करता इस चीज़ों में से, क्योंकि जो जिस एटमॉस्फेयर में जैसे आप रहो वैसे आप बन जाते हो। तो वहाँ पे नॉन वेज, अल्कोहल बड़ा कॉमन सा था, और आजकल ये कल्चर उस उम्र में किसी के लिए पकड़ना बहुत आसान है और उसके अंदर घुस के निकलना बहुत मुश्किल है। हर कोई टेस्ट तो कर लेता है बट लेकिन निकल नहीं पाता है। तो वो मैं उसी, अब जब जहाँ आदमी को क्या लगता है, आदमी को जब कुछ नहीं होगा शराब पियोगे, आपको नींद अच्छी आए, सो जाओगे, लेकिन उसका ड्रॉबैक नहीं पता कि नेक्स्ट दिन आपको और दोबारा एंग्जाइटी बढ़ेगी, आप और ज़्यादा उससे परेशान होगे, आपकी ध्यान सोचने की शक्ति कम बढ़ने, रात पीने के बाद तो आप बिल्कुल वैसे रहोगे, बट लेकिन वो बाद में आपको कितना कमज़ोर कर देगी वो आप अंदर नहीं जानते। कि आप दिखाने के लिए तो जैसे बॉडी बिल्डर कई कॉन्टेस्ट लड़ने जाते हैं, दिखने के लिए तो इतने तगड़े दिखते हैं, बट लेकिन अंदर से इतने ज़्यादा शुगर कंटेंट और वाटर लेवल इतना डाउन किया होता है, उन्हें धक्का भी तो बेचारे गिर जाते हैं। तो वही स्थिति आदमी की हो जाती है। तो मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ये चीज़ें, नाइट आउट जाना, रात को जाना, सुबह सुबह घर आना, अगला दिन भी खराब, फिर दोबारा रात का इंतज़ार करना, फिर बैठना, तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो उसके लिए फिर मनीत ने समा हमारे कह रहे ना ऊपर वाले घर के में देर होती है अंधेर नहीं होता, तो उस तरीके से सर को मनीत मिली। मैं फर्स्ट टाइम पिरामिड मेडिटेशन परिनिर्वाणा हमारे दिल्ली में है, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ से वसंदा मैम हमारे को मिली। तो उन्होंने मेडिटेशन, एक्चुअली हम मेडिटेशन गाइडेड करते थे, उसके अंदर हमारे पोस्टर्स नहीं पता था, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम पोस्टर्स बताया हमारे को, वहाँ से मेडिटेशन, वो मतलब मेरी शुरुआत थी हमारी जर्नी की, कि एक रास्ता मिला था। देन मैं उसके बाद वहाँ से कनेक्ट किया कि यार जैसे एडिक्शन के अंदर आदमी होता था तो जल्दी 2 दिन में छूटती नहीं, बट मैं उस टाइम पे जब ओवर ड्रंक होता था तो मैं मेडिटेशन में बैठता था कि मैं नॉर्मलाइज़ कर पाऊँ अपने आप को, कि एक चीज़ है कि हाँ भैया मैं नॉर्मल होश में आना चाहता हूँ। तो बट वो वहाँ से जब मैंने धीरे धीरे टेस्ट करना शुरू किया, जैसे कि गाइड सर की कुछ अपना
ज्ञान का जो वो करते हैं सत्संग टाइप, उनको मैंने सुना, ध्यान देना शुरू किया। मनीत के सपोर्ट से, मनीत ने काफ़ी गाइड किया मेरे को लाइफ में, क्योंकि मेरे से सीनियर है इसलिए तो इसने मेरे को गाइड किया। उस वजह से क्या हुआ, तो मैं उससे ओवरकम कर पाया। और अब मैं लोगों को जाके बताता हूँ कि नॉनवेज का ड्रॉबैक्स क्या है, तो मतलब लोग भी कहते हैं कि यार तू मतलब इतना कुछ करने के बाद हमें आगे कैसे बताते हैं। मैंने कहा अगर किया ना होता तो पता कैसे लगता। तो वो जर्नी अब वहाँ से इधर स्विच हो चुकी है। तो अब जितने हमारे थ्रू हो सके हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। सो मनीत, आप बताइए कि ये पूरी जर्नी आपके लिए कितनी कठिन रही? एक्चुअली मैं बोलूँगी कि ये जर्नी मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए पूरे 14 साल का वनवास था। इट वॉज़ नॉट अ ईजी जर्नी फॉर मी बीइंग अ वुमन। हाँ, मगर ये बहुत एम्पावरिंग जर्नी थी मेरी। छोटे से बच्चे को लेकर के अकेले संभालना, करना, घर को देखना, और फिर हस्बैंड जब जिससे इतना प्यार करा, जिसको अपना जीवन साथी बनाया, जिसके साथ मैंने अपनी लाइफ के एक प्रीशियस टाइम को जिया और जिसके साथ मैंने सपने देखे थे एक फैमिली लाइफ के, उसको जब मैंने इस कंडीशन में जाते देखा, और मेरे को पता था कि भवनीत एज अ सोल एक बहुत ही अच्छे इंसान है, मगर वो सर्कमस्टांसेस इतने ख़राब थे कि मेरे हाथों से छूटते जा रहे थे। 14 साल बस यही चलता था। रात आनी तो रात से डर लगना, सुबह होने का एक अलग ही कहते ना और घबराहट होती थी कि सुबह होगी, आपस में फिर लड़ाई होगी, फिर आर्ग्यूमेंट होगा, और ये चीज़ें बढ़ती 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 इतनी एक्सट्रीम चली गई एक टाइम तक कि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मेरे बच्चे ने भी देखना शुरू करा। 2014 में मैं फिर डिप्रेशन में चली गई, बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे और किस तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करूं। मैंने अपनी फैमिली को अप्रोच करा, अपने पेरेंट्स को अप्रोच करा, सब बोलते थे कि हमें नहीं समझ आ रहा तू इन चीज़ों से कैसे बाहर आएगी, तूने चूज़ करा इसको अपना लाइफ पार्टनर, नाउ यू हैंडल, कैसे करेगी कर, हम तो नहीं समझा सकते, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा तूने अपनी ज़िंदगी के साथ किया क्या है। तो 2014 में मुझे दोबारा डिप्रेशन हुआ। मैंने इनको बोला कि मेरे को फिर से नींद नहीं आ रही, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। देन ये एक अलग ही जोन में जा चुके थे, ये पूरी तरह से मेरे से उस टाइम पे डिटैच हो चुके थे। इनको ये पता था फैमिली है, बीवी है, बच्चा है, मुझे घर आना है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये उठाते नहीं थे, बिकॉज इनका सर्कल ही अलग बन गया था। क्योंकि कहीं ना जब हम अपनी ज़िंदगी की रियलिटी को फेस नहीं करते, हम उसको एस्केप करते हैं। तो वो ये एस्केप कर रहे थे, ये खुद को एस्केप कर रहे थे उस टाइम पे, बट मैं उनको देख रही थी, बिकॉज एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं, एक मिरर होते हैं। मैंने इनको बहुत बारी कोशिश करी समझाने की, बट उस टाइम पे ये समझते नहीं थे। 2014 में जब मुझे डिप्रेशन हुआ, मैंने इनको बोला, तो इन्होंने मेरे को बोला कि चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें तुम्हारे साइकेट्रिस्ट के पास। वो मेरी सेकंड स्टेज थी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, जहाँ पे मैं जा कर के मेडिटेशंस में पूरी तरह से एंटर हुई। 2014 में मैंने इनको बोला, ये मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, मेरे साइकेट्रिस्ट ने मेरी पूरी बात सुनी। उसके बाद उन्होंने इनको अंदर रूम में बुलाया कि आप अंदर आओ, मैंने मनीत से एक बारी बैठ के हम साथ में डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों में। वो क्योंकि जानता था पहले से, उसी से मेडिसिन वगैरह ली हुई थी, तो उसने इनको बोला कि शी डजंट नीड अ मेडिकेशन राइट नाउ, इसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। इसको या तो खुद तुम इसके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, सुनो वो क्या कहना चाहती है, या अदरवाइज़ आप इसको कोई काउंसलर हायर करके दो। आपको यहाँ से, हमारे यहाँ से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट चाहिए तो आप वहाँ से देखो, या फिर आप इसको बाहर से कोई काउंसलर हायर करके दो। बस ये बाहर आए, कार में बैठे, एंड आई वॉज क्राइंग, एंड इन्होंने डोर बंद करा कार का और मुझे बोला स्ट्रेट फॉरवर्डली, मेरे पास टाइम नहीं है, अपने लिए अपनी काउंसलर खुद ढूंढो, तुम्हें यहाँ से लेना है यहाँ आकर के लो, बट अपने आप को हैंडल करो, क्योंकि तुम्हें बच्चा संभालना है, तुम्हें फैमिली देखनी है। ऑब्वियसली मुझे तो मेरा बच्चा संभालना ही था, मेरा बेटा उस टाइम पे 3 साल का हो चुका था, एंड मेरे को मेरे बच्चे के फ्यूचर की और इनकी कंडीशन की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। फिर मैंने काउंसलिंग स्टार्ट करी। उस टाइम पे मैंने गारमेंट्स की शॉप खोली थी इनके साथ, स्टार्टिंग में रजौरी मेन मार्केट में।
हमने अपनी गारमेंट की शॉप रन करनी शुरू करी, तो वहाँ पे भी इनका फ्रेंड सर्कल ऐसा था, क्योंकि इवनिंग होनी कॉल्स करने शुरू कर देने कि आज की यहाँ पार्टी है, आज की वहाँ पार्टी है, तो इनका सर्कल ऐसे ही रहता था। 7 डेज़ अ वीक पार्टी चलती थी, तो उनके कॉल्स आने लग जाने, मैं देखती रहती थी सारी चीज़ें, बट क्या कर सकते हैं ना, कई चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। फिर उसके बाद मैंने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करी। मैंने अपनी काउंसलर के साथ जब जा कर के बात वगैरह करनी शुरू करी, उस टाइम पे आई अटेम्प्टेड सुसाइड। मैंने अपना हाथ काटा हुआ था, और मैं जब उसके पास गई, मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी, तो उसने मेरे को बोला कि ये करने से क्या होगा, क्या सुसाइड करने से हल मिल जाएगा ज़िंदगी का, क्या हस्बैंड घर आ जाएगा, क्या मैरिड लाइफ सेटल हो जाएगी। देन आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने बोला कि मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी, मुझे बस जाना है यहाँ से। कहती फिर तेरे बच्चे को कौन संभालेगा, तेरा हस्बैंड भी घर चला गया, तू भी चली गई अलग डायरेक्शन पे, बच्चे का क्या, बच्चे को कौन देखेगा। वो उसने जब मेरे को ये चीज़ बोली ना, दैट वाज अ एम्पावरिंग मोमेंट फॉर मी। फिर उसने मेरे को काउंसलिंग करनी शुरू करी, उसने मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझाया, व्हाई थिंग्स हैपन टू अस, सारी चीज़ें उसने मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर करने। जब मैं पत्री सर के पास पहुंची थी ना, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं था करने के लिए, क्योंकि मेरा बेस वहाँ से बन चुका था मेरी डिप्रेशन जर्नी में। फिर मेरी क्यूरोसिटी बढ़ती चली गई, मैंने और बुक्स रीड करनी शुरू करी। उसने मेरे को मेडिटेशन, उसने मेरे को फर्स्ट टाइम एंजल मेडिटेशन से इंट्रोड्यूस कराया। पहले दिन से मैंने एंजल मेडिटेशंस करनी शुरू करी थी, और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो जाती थी। मुझे मेडिटेशन का, जैसे इन्होंने बोला, कोई पोस्चर नहीं मालूम था, मैं बस अपना लेटती थी, मैं कान में लगाती थी और मैं अपना रेस्ट करती थी। बट हाँ, एनर्जी मूवमेंट मेरी बॉडी में मेरे को समझ आता था मूव हो रहा है। बस ऐसे करके 1-1.5 साल के बाद आई कंसीव्ड माई डॉटर। वो भी मेरी बहुत ही अनसर्टेन प्रेगनेंसी थी, बिकॉज इतने रिलेशनशिप चैलेंजेस चल रहे थे। तो मैंने इनको बोला कि मुझे ना सोचना है अभी। तो ही सेड कि क्यों, तुमने सेकंड बेबी नहीं करना? मैंने कहा करना है, मगर अभी नहीं, जब आप थोड़े सेटल हो जाओगे ना, हम तब करेंगे। तो ही सेड कि कब करोगे? मैंने कहा 2-3 साल का टाइम लेते हैं, अभी हमारी एज भी कुछ नहीं है। तो ही सेड कि कोई बात नहीं, अभी 2-3 साल के बाद करना, बिकॉज ये हमेशा ना जल्दी में रहते थे, ये बात की डेप्थ को नहीं समझते थे। कहते 2-3 साल बाद करना है, अभी हो रहा है, अभी नेचुरली हो रहा है तो कर लो, फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। बस ये बोल के एज यूजुअल चले गए, मैं टेंशन में। फिर भी मैंने अपनी प्रेगनेंसी किसी तरीके से कंटिन्यू करी। बट कहते हैं ना, जब कुदरत, आप अकेले रह जाते हो ना, जब आपके आसपास कोई नहीं होता, मैं फील करती हूँ कि एक कॉन्शियसनेस होती है आपके साथ, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस जो मेरे साथ रहने लग गई थी उस टाइम पे। फिजिकल प्रेजेंस में मेरे साथ कोई भी नहीं होता था, कोई फैमिली मेम्बर नहीं, कोई फ्रेंड नहीं। आई वॉज द ओनली वन लेफ्ट अलोन इन माई जर्नी। ये अपनी लाइफ में होते थे, बच्चा मेरा छोटा था, उसके साथ मैं क्या शेयर करूँ, मम्मा के साथ क्या शेयर करूँ। वो बेचारी पहले ही हमारे कंडीशंस देख करके परेशान थी। मेरी मदर इन लॉ, शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन। आज भी वो इतना मेरे को सपोर्ट करती हैं, मतलब वो मेरी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा ना पिलर रही हैं, मेरा सपोर्टिव पिलर रही हैं। तो एक, जब मैंने अपनी डॉटर को कंसीव करा, मैं उस टाइम पे मैंने इनके चक्कर में नॉनवेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। मैंने इनके फ्रेंड सर्कल में बैठ के ड्रिंक्स भी करनी शुरू कर दी कि किसी तरीके से मैं अपने हस्बैंड की एनर्जी में, कहते हैं ना, कनेक्ट होकर के इनको घर ले आऊँ, इनको खुश कर दूँ। बट जब मैंने अपनी डॉटर को कंसीव करा और जब मेरी ये कंडीशन स्टार्ट हुई, तो एक अलग सी कॉन्शियसनेस मैंने अपने साथ फील करी, एक हायर कॉन्शियसनेस जो मेरी डॉटर मेरी लाइफ में लेकर के आई थी। और मेरे को एंजल्स के बारे में उस टाइम पे पता लगा, तो मैंने अपनी काउंसलर को बोला कि एंजल्स होते हैं क्या? शी सेड कि तुझे कहाँ से पता लग गया, 1 साल से तू काउंसलिंग ले रही है, कभी तूने एंजल्स के बारे में बात नहीं करी। तो बस ऐसे करके उसने मेरे को एंजल्स के साथ इंट्रोड्यूस करा। मेरी डॉटर अपने आप में एक एंजल आई थी मेरी लाइफ में, जिसने मेरी 9 मंथ में पूरी बॉडी में क्लेंजिंग का काम करा। मैंने उसके टाइम पे कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई इंजेक्शन नहीं लिया, जबकि मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की हिस्ट्री थी। डॉक्टर ने बोला बहुत ज़रूरी है लेना, बट मेरी डॉटर के टाइम पे मैं फुल ऑन काम करती थी। सुबह से शाम तक शॉप पे रहना, शाम को घर आना, बेटे को देखना, घर के काम करना। आई वॉज वेरी एक्टिव एट दैट टाइम। फिर उसके बाद 9 मंथ के बाद आई ट्राइड कि मैं इन्होंने बोला अब तो नॉनवेज खा सकती है, ट्राई करके देख। जैसे एक एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे इन सारी चीज़ों का, तो मैंने कोशिश करी खाने की, मेरे से खाया ही नहीं गया। मैं जब भी नॉनवेज खाती थी मुझे वॉमिट्स हो जाती थी। तो मैंने अपनी काउंसलर से बात करी, तो देन शी सेड कि अब तेरी बॉडी में ना एनर्जी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई है, अब तू नॉनवेज नहीं खा पाएगी। इस बच्चे ने, क्योंकि बहुत हायर कॉन्शियसनेस का बच्चा है, इसने तेरे को कनेक्ट करा है, तो ये बच्चा अब तेरे को नॉनवेज नहीं खाने देगा। सो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आज के लाइफ में बच्चे शादी करते हैं और बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप से,
और बहुत कुछ डिवोर्स, सेपरेशन, बहुत कुछ होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी लोग कमिटमेंट करने से कतराते हैं। सो आपकी जैसे मैंने जर्नी सुनी एंड आई माई सेल्फ वॉज इन टीयर्स, तो आपका क्या इस पे मतलब क्या आप बोलना चाहेंगे कि आपने कैसे, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ये जो इतनी मुश्किल जर्नी जी है, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ कनेक्ट करो। जब हम अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं, बिकॉज हम अपने अंदर अपनी जर्नी का सिलेबस लेकर के आए हैं। जब हमारा स्पिरिचुअल सेल्फ हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारा फिजिकल और स्पिरिचुअल सेल्फ एक होता है, तो हमें बाहर क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है ना, सिचुएशन जब भी बुरी आती है, हम अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, हम बाहर क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं, मगर आंसर बाहर कभी भी नहीं आएगा। बिकॉज दिस इज़ योर जर्नी, आपकी आत्मा की यात्रा है। इसके जो सवाल है ना, वो आपके अंदर से आएंगे। बिकॉज मैं बहुत एक्सप्लॉइट हुई हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर के। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगी। मैं फ्रेंड्स को कॉल करती थी, वो मुझे गलत रास्ता दिखाते थे। अगर हस्बैंड पार्टी कर रहा है, तू भी कर, तू हमारे साथ चल, हम तेरे को एंजॉय करवाते हैं, देख हम यहाँ जाते हैं, हम ऐसे नाइट आउट्स करते हैं, लेडीज़ नाइट आउट भी होती है। इस तरीके की जर्नी मुझे दिखाई जाती थी। बट एज अ सोल मैं जानती थी दिस इज़ नॉट माई वे। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। और पेरेंट्स को कॉल करना, तो पेरेंट्स को सीधा ये बोलना कि हमें नहीं समझ आ रही है, ये सिचुएशन तेरी क्रिएट करी हुई है, तो खुद हैंडल कर। तो मैंने बोला ना, वो यूनिवर्स ने मुझे एक ऐसी कंडीशन में डाल दिया कि मैं स्पिरिचुअली इवॉल्व होना शुरू हो गई। और कोई भी कंडीशन हमारी लाइफ में, कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में अगर चैलेंजिंग आती है, सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक एक मोमेंट मेरी डार्कनेस की, वो एज की जो मैं निकाली मैंने, वो एक एक मोमेंट मेरे को मेरी एम्पावरमेंट में लेकर जा रही थी। आज एज अ काउंसलर, एज अ कोच, मैं बहुत सारी लड़कियों को ज़िंदगी जीनी सिखा रही हूँ, काउंसल करती हूँ मैं इनको मेडिटेशन सिखा रही हूँ, और उनको उनके साथ, उनकी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होना सिखा रही हूँ। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूब। सो भवनीत, आपसे ये सवाल है कि जैसे कि हमारी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा मेल ईगो की जाती है, रखी जाती है, और जो भी अगर हस्बैंड अपनी बीवी के कहे पे चलता है तो उसको जोरू का गुलाम भी कहा जाता है। तो आपका वो कैसे चेंज आया आप में? जैसे आपने बताया कि आप इतने अब्यूज़ में थे और फिर आपने मन्नत की बात सुननी शुरू करी, और कहीं ना कहीं आप उसकी एनर्जी से अफेक्ट हुए। तो वो आपका कैसे, सोशल प्रेशर आपको फील नहीं होता था आपके फ्रेंड से, फैमिली से, कि तू किन चीज़ों में लग गया है और उसकी बात सुनता है? नहीं, वो ऐसा नहीं था कि किसी का प्रेशर या कुछ। जब आप बदलाव लाना चाहते हो ना, तो बदलाव आता है। जब आप सोच लेते हो कि आपने चलना है इसके हिसाब से, अपने हिसाब से, जो भी करना है ठीक फैमिली के लिए करना है, देन फैमिली प्रायोरिटी बन जाती है। तो वो सिर्फ वही था कि कोई लोग तो बोलेंगे, लोग तो वो है ना, उन्होंने कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलेगा ही। होता है सही रास्ता दिखा रहा, होता है कुछ और दिखा रहा, बट लेकिन वहीं पे तो मेडिटेशन और अध्यात्म वहीं आपका काम आता है कि आपकी सोच अवेयरनेस में रखती है आपको। आप जो स्टेप उठाते हो अवेयरनेस में उठाते हो, तो वो एक्शन आप ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। तो यही एक तरीका है जो हमने सीखा है कि आप एटलीस्ट जो है जिस मोमेंट में रहिए, और अगर आपको लगता है कुछ चेंज करना है तो जो फैमिली के लिए अच्छा है वही कीजिए, बातों में मत नहीं। तो आपको लगता है कि अध्यात्म एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ जीने में आपकी हेल्प करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। मैं तो कहता हूँ मैंडेटरी कर देना चाहिए सरकार को कि मेडिटेशन के बिना शादी होनी नहीं अलाउड नहीं है। क्योंकि जो करता है वो मैं करता हूँ, मैं बता देता हूँ। जो नहीं करता है उसको जिसको पता ही नहीं तो कैसे पता लगेगा। एटलीस्ट आप ट्रायल तो लो। हर कोई हर चीज़, आप नॉनवेज अल्कोहल का तो बड़ी जल्दी ट्रायल ले लेते हो, तो इसको भी ट्रायल ले लो भाई। बहुत ही खूब। सो बहुत ही इंटेंस बातें भी हो रही हैं और बहुत मज़ा भी आ रहा है। सो आप लोग बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है, आप दोनों के अकॉर्डिंग पार्टनर का सपोर्टिव होना कितना ज़रूरी है, आध्यात्मिक और संसारिक दोनों तरीके से? इस टाइम पे मैं सबको बोलूँगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि शादियों के साथ मैंडेटरी कर देनी चाहिए मेडिटेशन। ज़रूरी इसलिए है कि एटलीस्ट आप एक दूसरे का समझने का आपको ना एक रास्ता मिलता है आपका। आप जहाँ पे ना मुंह थोड़ा सा बंद करना, क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं ना, वहाँ पे जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा हम बोलते हैं, और जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा हम करते भी हैं।
तो हम उतना ही करें जितना ज़रूरत है, तो उससे एक चीज़ हो जाती है। और आपको थोड़ा शांत रहना, दूसरे को समझना, दूसरे की बात को आगे मतलब वो हो सकता है गुस्से में है अभी, हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और है, इतना समझने का आपको एक रास्ता मिल जाता है और आप उसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो और आप अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ा सकते हो। सो मनित, मुझे लगता है पार्टनर से ज़्यादा आपका खुद को अंडरस्टैंड करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पहला खुद का सपोर्ट आप होते हो। आप जितना गहरा काम अपने ऊपर करते हो उतना सुनहरा आप अपना रिश्ता बनाते हो। तो मैंने अपनी जर्नी में यही चीज़ें सीखी हैं कि मैंने अपने ऊपर जितना इनर वर्क करा, मेरा रिश्ता उतना सुंदर होता चला गया। और जब मैं पूरी तरह से स्टेबिलिटी में आई, जब मैंने अपने आप को पूरा स्पिरिचुअली इवॉल्व किया, तो मेरे जो हस्बैंड हैं ये मेरी एक शेडो है। हमारा रिश्ता हमारी एक परछाई है। जैसे आप होगे वैसे ही आपका रिश्ता होगा। तो अगर आप अपने आप को पूरी सपोर्ट देते हो, आप अपने साथ पूरी तरह से कनेक्टेड हो, तो आपका रिश्ता उतना ही ज़्यादा सपोर्टिव और कनेक्टेड होता है। बहुत ही आपने आई थिंक मनित गहरी बात बोली है और एक कपल को ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि एक दूसरे का सपोर्ट तो ऑफ कोर्स है ही है, बट जितना आप अपने साथ जुड़ेंगे उतना ही आप दूसरे के सपोर्ट को और ज़्यादा पा सकते हैं। जी, बहुत ही सुंदर। अध्यात्म का हमारी लाइफ में होना क्यों ज़रूरी है? क्या अध्यात्म हमें असली शांति देता है? आप लोगों का क्या विचार है? बिल्कुल देता है। मैं कहूँगा कि मैं जैसे थोड़ी देर पहले बोला कि अंदर से जब आप संतुष्ट होते हो तभी तो आप बाहर संतुष्टि ढूंढोगे। जब अंदर से ही आप पूरे अधूरे हो, अंदर से ही पूर्ण नहीं हो, तो फिर क्या आप ढूंढेंगे? तो हाँ बिल्कुल देता है। और साथ के साथ आप जब ध्यान से जुड़ते हैं तो आप अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं। तो सांसों के साथ जुड़ने का मतलब ये होता है कि आप ज़िंदगी जिस चीज़ से चल रही है, कैसे चल रही है, आप एक एक चीज़ को महसूस करते हो उस शांति में। क्योंकि ये टेक्निकली देखा जाए मशीनरी है, ये दिमाग को भी थोड़ी देर का रेस्ट मिल जाता है ना। तो अगर आप उसको जितना उसको रेस्ट दोगे उतना ही आप बाहर अच्छे से कर पाओगे। तो ये बिजनेस के अंदर भी अच्छा है, ये स्टडीज़ के अंदर भी अच्छा है, ये रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। तो हर तरफ से इसके फ़ायदे ही हैं। और किसी भी इंसान के लिए कुछ समय निकाल करके ध्यान में बैठना सुबह शाम रात, मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल काम है। तो हाँ, मैं बिल्कुल कहूँगा कि हर किसी को ये करना चाहिए। और मैं तो बोलूँगा, मैं तो चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बात मोदी जी तक पहुँचे और ये इसका कोई रूल निकले, क्योंकि वो खुद भी एक ध्यानी है और उनसे ज़्यादा कौन जान सकता है ये चीज़। तो वो बढ़ाएं इस चीज़ को, ताकि हर एक भूले भट के घर पहुँचे और लोगों की आँखें खुले। बहुत ही खूब। आई थिंक बहुत ही आपने सिंपल और अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब हम अपने सांसों के साथ जुड़ते हैं, जिसकी वजह से लाइफ है, अगर सांस नहीं है तो लाइफ नहीं है, और जिसको हम इतना इजी लेते हैं लाइफ में। सो मेडिटेशन के थ्रू जब हम अपनी सांसों से जुड़ते हैं तो दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट मिलता है। अदरवाइज हम एंग्जाइटी और स्ट्रेस और इंसोम्निया किस लिए होता है? क्योंकि हम अपने दिमाग को रेस्ट ही नहीं देते। सो आई थिंक मेडिटेशन इज़ द बेस्ट एंड अ ब्यूटिफुल वे टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, द ओनली वे आई वुड से। मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, और पत्री सर ने इतनी आसान कर दी है। पहले पोस्टर्स के लिए आपको कितनी मुद्राएं ये सब बनानी है, आप पोजीशन इतनी सिंपल कर दी है। आप चेयर पे बैठ के कर देते हैं, आप गद्दे पे बैठ के कर देते हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए किसी का वेट कर रहे तब भी आप कर देते हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे तब भी आप करते हैं। तो इतना सिंपल कर दिया है कि अगर आप जहाँ पे भी हो 2 मिनट 5 मिनट अगर आप किसी भी पोस्टर में आप करना चाह रहे हैं, जो पोस्टर उन्हें हाथ बंद और पैर क्रॉस, तो मतलब पोस्टर इतना आसान कर दिया कि आप कोई भी कहीं भी करते हैं और वो कनेक्ट करके आपको एनर्जी सारा बिल्कुल आपके अंदर और बढ़ाती है ऊर्जा को। हाँ, ऊर्जा को और बढ़ा देती है। और ऊर्जा को बढ़ने से फ़र्क पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है 1 घंटा 1.5 घंटा आप बैठे, आप 5 मिनट में भी इतनी ऊर्जा इकट्ठी कर लेते हैं कि आपको जितनी देर के लिए ज़रूरत है वो निकाल दोगे, उसके बाद दोबारा 5 मिनट कर लो। तो इस तरीके से भी आप कंटिन्यूटिव कर सकते हैं। बहुत अच्छे। मानित, मैं कहूँगी अध्यात्म हमारी सोल की ऑथेंटिक अवस्था है। अगर आप अध्यात्म में नहीं हैं तो आप कहीं भी नहीं हैं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअली रूटेड हो तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड फॉलो करेगा आपको। तो हाँ, मैं ज़रूर बोलूँगी ये चीज़ कि अध्यात्म पहले और सारी दुनिया बाद में, क्योंकि हम यहाँ पर इवॉल्व होने आए हैं, मगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ रिवॉल्व हो जाते हैं।
हम मैट्रिक्स में घूम रहे हैं, माया में फंस जाते हैं, सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। मगर अगर आप अध्यात्म में आते हो तो आप अवेयरनेस में जीते हो। आपको क्या सही क्या गलत, आपको इस चीज़ का निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। लाइफ बहुत इजी और सुंदर हो जाती है। सो मनित, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से कि इस धरती पे आते तो हैं हम इवॉल्व होने, लेकिन रिवॉल्व होके रह जाते हैं इस मायावी दुनिया में। बट यही हमारा पर्पस है संसार में निर्वाण की, संसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए कैसे हम निर्वाण पा सकते हैं। और आप बहुत यंग हैं, बट इस यंग एज में भी आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो बहुत इंस्पायरिंग है हमारे ऑडियंस के लिए। लेके चलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट सेगमेंट यादों की बारात में। हम आपको अब कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और उन तस्वीरों को देख के उनसे जुड़ी जो भी आपको इमोशनल, फनी, जो भी आपको मोमेंट्स और मेमोरीज याद आती हैं, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तो देखते हैं पहली तस्वीर स्क्रीन पे। इस पिक्चर के बारे में भवनीत अच्छे से नहीं बता सकते। ये मेरी पिक्चर है। यहाँ पर मेरी फ्रेंड घर आई थी जो मुझे भवनीत के लिए एश्योरिटीज़ दे रही थी, बिकॉज़ हमारे रिलेशनशिप को, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया, हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते थे, बस एक दूसरे को देख के ही हम अपने साल निकाल रहे थे उस टाइम पे। तो 1 साल के बाद भवनीत जैसे मेरे को बिना बताए जलंधर चले गए और इन्होंने ना तो कोई कॉल किया और ना 1 महीने के लिए बिल्कुल अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई। तो मेरे हिसाब से रिलेशनशिप एंड हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंटेड थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं गुस्से में हूँ। तो वो कन्विंस करने आई थी मुझे। तो मेरी सिस्टर मेरी पिक्चर्स ले रही थी मजाक में। उसके बाद उसने मेरे से बात करी कि वो कंटिन्यू करना चाहता है बातचीत। उसके तरफ से तो कुछ ख़त्म हुआ ही नहीं था, वो तो बस 1 महीने के लिए गया था। मैंने बोला कि नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझे बोल के जाने की। ओके, सो नेक्स्ट तस्वीर देखते हैं। तो ये मेरी वही फ्रेंड है जो मुझे फ़ोन पे बात भी करवाती थी भवनीत के साथ। आप देख सकते हैं मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, जिसकी सपोर्ट से मेरी जर्नी भवनीत के साथ आगे इवॉल्व हुई थी। और इसी की सपोर्ट से, इसी के बारे में बोल के मैं घर से निकलती थी, इसको मिलने जाती थी तो भवनीत को मिल लेती थी। इसके मम्मा के साथ बात करने के बहाने पे मैं इस टाइम पे भवनीत से बात कर रही हूँ। तो भवनीत, आप उसकी कैसे फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड थे आप भी? हाँ, हम लोग, मैं बताया था ना स्टार्टिंग में कि मैं वॉलीबॉल खेलते हुए इसको देखा। हाँ, तो ये स्कूल फ्रेंड थी, इसकी नोन थी। तो मेरे मतलब फर्स्ट टाइम तो वहीं मिले थे। बट वो जो गैप इन्होंने ज़बरदस्ती का बना दिया, वो गैप था नहीं। तो जिनको इन्होंने बोल दिया कि मैंने बीच में कंटिन्यू नहीं करा, कि जब मेरे पास मूड और कन्वर्सेशन ही नहीं है, जब आपके फादर फ़ोन पे उठाएंगे, आप फ़ोन ही नहीं उठाओगे तो हम बात कैसे करेंगे। तो वो था थोड़ा सा जो मिसकम्युनिकेशन था एक्चुअली, जो मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं था। चलो आज क्लियर हो गया। नहीं, मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ, आज एक बार और। हाँ, ऑन, वैसे ऑन रिकॉर्ड भी हो गया आज। हाँ। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट तस्वीर। ये हमारी इंगेजमेंट के बाद भवनीत जब फर्स्ट टाइम मेरे घर आए थे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने, ये तब की पिक्चर है। आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं मैं कितनी खुश और एक्साइटेड हूँ। तो ये भवनीत की फर्स्ट विजिट थी मेरे घर में। ओके, तो आपको कैसा लगा इनके फादर से पहली बार मिलना और ऐसे घर आके केक लेके आना? डर नहीं लगा? बहुत ज़्यादा नर्वस था मैं उस दिन। बट किसी तरीके से हिम्मत आ गई। वो थोड़ा एग्रेशन था उस टाइम पे, जो वहाँ तक ले गया मेरे को। और एक ऑफिशियल हाँ हो गई थी तो थोड़ा हाँ, सा वो हिम्मत थोड़ा आ गई। सपोर्ट था कि हाँ हो तो गई है, अब आप क्या ही कर लोगे मेरा। तो इसलिए मैं चला गया था कि हाँ, अब आप मतलब माँ बाप, अपने माँ बाप का सपोर्ट है तो फिर क्या डर किस बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर। ये पिक्चर मेरे लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट थी, बिकॉज फर्स्ट टाइम भवनीत पापा के साथ मेरे बैठे थे एज अ दामाद। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी हिम सिटिंग ऑफिशियली नेक्स्ट टू माई फादर। आपके लिए कैसा मोमेंट था? मेरे लिए भी एक अच्छा मोमेंट था कि हाँ, छुपते छुपाते मिलते थे, या फिर डर डर लगता था। अब सामने खुले में बैठे हैं, पापा साथ बैठे हैं, ग्लास हाथ में, आप देख ही रहे हैं। तो एक अच्छा मोमेंट था वो। तो ऑफिशियली बैठ कर के हम लोग काफ़ी बात करते थे, बहुत उठते बैठते थे। तो काफ़ी इन्जॉय, मतलब एक एंटरटेनिंग टाइम था उस टाइम पे भी। नाइस। देखते हैं हम नेक्स्ट पिक्चर। ओह माय गॉड।
ये हमारी रिसेप्शन की पिक्चर है। सो आप देख सकते हैं हमारे चेहरे पे कितनी खुशी है। भवनीत को तो The मैं पहचान first नहीं day। पा रही हूँ। हमारी शादी के बाद बीइंग मिसेस परमार, तो मैं बहुत खुश थी ऑफिशियली पूरे खानदान के सामने इनकी वाइफ बन के खड़े होने के उसमें। ब्यूटीफुल। ये खैर घर वाले ही बोलते थे, मेरे मुंह पे भी आया तो मैं ये बाल विवाह की पिक्चर है। तो हमारे उस टाइम पे बहुत मजाक उड़ाया करते थे मेरे फैमिली वाले कि बच्चे हैं बच्चे उस टाइम पे but नया लेकिन हाँ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, आई थिंक बालिका वधू। हाँ, तो वो तो उसी सब मुझे बालिका वधू ही बुलाया करते थे। तो बस वो उसी टाइम की है। तो ये हम लोगों ने अपना रखा हुआ कि बाल विवाह की पिक्चर है हमारी। हम तो मैं तो खैर देखता भी नहीं इनको। सो स्वीट। देखते हैं नेक्स्ट फोटो। ये हमारे हनीमून की पिक्चर है। आपको मैं दिख तो यहाँ पे बहुत खुश रही हूँ, मगर मैं यहाँ बहुत गुस्से में थी बिकॉज मैं बहुत भूखी थी उस टाइम पे, और भवनीत मुझे चला ही जा रहे थे बिकॉज हमारा टूर था, बस के साथ हम चली जा रहे थे। और मैं यहाँ पर ये मेरे को कह रहे थे आ जाओ, यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ पे पिक्चर बहुत अच्छी आएगी। बट मैं यहाँ पे बहुत गुस्से में थी। बट चेहरे पे देखो मेरे कितनी अच्छी स्वीट स्माइल है। वो तो आपकी वैसे भी बहुत स्वीट स्माइल है। हाँ, तो भवनीत, आपने कैसे कन्विंस किया फोटो के लिए भूखी बीवी को? ये मैंने कन्विंस कुछ नहीं किया, हम गए थे, पीछे का व्यू अच्छा था तो कन्विंस अपने आप ही हो गई। बट प्रॉब्लम ये थी, मैं शुरू से लेट उठ के लेट खाने मतलब स्पॉइल्ड था, तो लेट खाता था मैं। सिर्फ ब्रेकफास्ट में मिल्क भी ले लिया तब भी चलता था, मैं स्कूल में लंच भी नहीं करता। तो इन मैडम को आदत थी कि शुरू से ब्रेकफास्ट पराठे खाने की। अब वो सिंगापुर में पराठे में तो मिलने नहीं थे, तो हम वैसे ही निकले हुए थे, वैसे भी टूर पे थे। अब वहाँ पे जहाँ जाए तो कुछ मिला नहीं, तो इस हिसाब से ये परेशान हो रहे थे। मेरे लिए तो नॉर्मल सी बात थी, मेरे को तो यार दूध एक गिलास मिल रहा है। मैं हनीमून पे पिनिया लेके गया था घर से, मेरे तो वही ब्रेकफास्ट बहुत होता था, ये खाती नहीं थी। ये अपना सोया मिल्क लेते थे और अपनी पिन्नी खाते थे मम्मी की बनाई हुई, और ये मुझे भी वही ऑफर करते थे रोज सुबह की, खा ले, यही खा के चलते हैं घूमने। सो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरी मदर शुरू से ही खाने का बहुत ध्यान रखती थी, तो पिन्नी ये सब चीज़ें ना कुछ बैकअप दे देती थी। तो हम लोग सिंगापुर भी जब गए, मलेशिया गए ना, तो पिन्नी का बैग के एक्सेस बैगेज पे किया हमने। वाओ। कि भैया पिन्नी नहीं छोड़ के आनी, पिन्नी साथ वापस लेके आनी है, मम्मा के हाथ के बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं अब नेक्स्ट तस्वीर। ये हमारी अभी की रिसेंट पिक्चर है, हमारी फ्रेंड की 25th एनिवर्सरी की। तो ये पिक्चर मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज उनकी 25th एनिवर्सरी और हमारी इतनी प्यारी फैमिली पिक्चर उनके ओकेजन पे ली गई है। ये मेरा बेटा है अवीर, जो 12 इयर्स ओल्ड है। ये मेरी डॉटर है जसमायरा, जिसकी वजह से एक्चुअली मेरी स्पिरिचुअल जर्नी इवॉल्व हुई है। शी इज़ द वन, जो कि 6 इयर्स ओल्ड है। एंड हमारे प्रीशियस मोमेंट्स हैं ये मैं हूँ जिसकी वजह से ये दोनों है। ब्यूटीफुल, एक्चुअली आप दोनों की वजह से। नहीं, उसने अपनी इंट्रोडक्शन मैं हूँ तो बोल ही दिया था ना, तो फिर मैंने अपनी इंट्रोडक्शन भी दे दी फाइनली। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये हमारी आफ्टर स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट की पिक्चर है। ओके, सो बेटियां बहुत प्यारी होती हैं फादर को। सो आपका अपने बेटे और बेटी के साथ कैसा वो है रिलेशन? बेटे ऑब्वियसली बेटी के साथ कुछ ज़्यादा है, तो मैं बोलता हूँ इसको, मैंने कहा जैसे वो तोता हुआ करता है उसमें जान बसती थी ना, मैंने कहा मेरी तो इसमें जान बसती है। हाँ, ऑल तो बेटा भी है, बट लेकिन समाव कहीं ना कहीं वो नंबर ज़्यादा ले जाती है। तो मैं थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों में ये ना आए कि वो ज़्यादा ये ज़्यादा। तो अब इस करंट स्टेज में मैं चाह रहा हूँ कि दोनों बराबर ही चलें। बट हाँ, वो एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर, छोटी भी है इससे ज़्यादा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो नंबर ले जाती है अपने साथ। सो बहुत ही अच्छी सी तस्वीरें आपने दिखाई और अपनी मेमोरीज शेयर करी। तो इसके साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि रैपिड फायर राउंड है। पहला सवाल मन्नत, आप जवाब दीजिए। आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं? 3 शब्दों में कुछ बताइए। हैप्पीनेस, एक ही शब्द में बता दिया। आप भवनीत? वो 3 शब्द आई लव यू निकल जाते हैं। ओह, सो नाइस, आई लाइक इट। आपकी कोई एक कमी जिससे आपके पार्टनर पूरा करते हैं या करती हैं?
तो मैं एक्चुअली ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना चाहती बाहर, और मैं सोसाइटी में थोड़ा कम आना जाना सोशली करती हूँ। तो वहाँ मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरे हस्बैंड है, मेरे को हर जगह कवर ये करते हैं। मेरे को तो ये है कि ये मेरे बच्चों को घर पे ध्यान रखती है, शी इज़ वेरी सपोर्टिव बच्चों के मामले में। तो बस यही है कि काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। ओके, एक ऐसी बात बताइए जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। मैं तो कहूँगा इनका होने का ही थैंक यू है कि ये यहाँ तक आए हैं, तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। नहीं तो पता नहीं किसी अंधेरी दुनिया में कहाँ गुम हो गए होते, अभी तक होते नहीं होते ये भी नहीं पता था। तो थैंक यू सो मच। सो स्वीट। मोस्ट वेलकम। मन्नत। मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी इनकी स्टबर्ननेस के लिए, जो इन्होंने इतना टाइम लिया खुद को इवॉल्व करने में। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा टाइम दिया खुद पे इनर वर्क करने के लिए। तो इनकी वजह से आज मैं हूँ जो बनी हूँ, जो एम्पावर्डनेस मेरे में आज है, वो सारा जो मेरा रिफ्लेक्शन आज दिखता है वो सब इन्हीं की देन। तो ही इज़ माई रियल टीचर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जो हमारी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट पर्सन होता है, हम उसी से ही भागते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। हमें नहीं पता होता कि उसी में हमारा लेसन छुपा है। तो वंस वी एक्सेप्ट दैट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो वहीं से आई थिंक चेंज आना शुरू होता है। सो बहुत ही खूबसूरत। अगर आपको एक दूसरे में कोई एक आदत बदलने का मौका मिले तो वो कौन सी आदत होगी? तो मेरी तरफ से तो ये होगा कि जैसे स्कूल टीचर की तरह सुबह टाइम पे उठो, शाम रात को टाइम पे सो, ये आदत अगर बदल के थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी फैमिली मिल रही तो मैं और मेरे बच्चे दोनों खुश हो जाएंगे। आप हमेशा हॉलीडे जोन में रहना चाहते हो ना, इस वजह से एक बंदे को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है घर में एक्चुअली। तो मैं बेसिकली हाँ, इनकी लेट जो टाइम मैनेजमेंट ना करने की हैबिट में उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी। आपका सबसे बड़ा सबक जो आपने अध्यात्म में आने के बाद सीखा? सबक की जगह लर्निंग है कि मैं कहूँगा डिटैचमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आप अपने आप को देखें तो सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। आप किसी और में कुछ और अपने आप को किसी और में ना ढूंढें। तो ये लर्निंग कहूँगा। सबक तो क्या, अध्यात्म यहाँ आकर के भी सबक सीखना है तो हम यहाँ आते ना, तो यहाँ से लर्निंग ले सकते हैं हम। सबक तो नहीं कहूँगा इस चीज़ को। तो मैं बोलूँगी अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज जब तक आप अध्यात्म में नहीं आते हो तो दूसरे इंसान के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक होती है। मगर जब आप खुद को समझ लेते हो अध्यात्म में आने के बाद, आप अपने आप को, अपनी जर्नी को अंडरस्टैंड करते हो, तो आपकी अपने आसपास के रिश्तों को लेकर के अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है। तो मेरी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग की रही, बिकॉज़ अगर कोई अच्छा कर रहा है तो भी बहुत अच्छा है, अगर कोई बुरा कर रहा है तो वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज़ वो अपने लेवल पे जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत खूब। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपकी बकेट लिस्ट में है और आप उससे पूरा करना चाहते हैं? बकेट लिस्ट में एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल के लिए ये है कि अगर जिस तरीके से पत्री सर ने बोला है, तुमने जो सीखा है वो सिखाओ। तो यही है कि अभी उनकी समाधि के बाद यही सोचा है कि मेरे थ्रू अगर लोग कुछ एक सीख पाएँ या मैं सिखा पाऊँ, तो मैं सोचूंगा शायद ज़िंदगी में कुछ किया हमने। मैं बोलूँगी कि मैं ज़िंदगियों को नर्चर करना चाहती हूँ। जिस प्रकार से पत्री सर ने इतनी डाउन टू अर्थ रह करके लोगों की लाइफ को टच करा है, और जिस तरीके से उन्होंने मेरी ज़िंदगी को इतनी ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करा है, तो मैं यही बोलूँगी कि मैं अगर अपने, जैसे हमेशा बोलते थे मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मगर मैं उनको अपना गुरु ही मानती हूँ। तो मैं बोलूँगी कि जिस प्रकार से उन्होंने ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म करा, उसमें से उनका कोई एक गुण भी मैं अपने अंदर ला पाऊँ, और अपने अंदर ला करके मैं अपने अंदर वो चेंज ला करके इस सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूँ, तो वो मैं करना चाहूँगी। सो लॉकडाउन के दौरान कोई ऐसी नई बात जो आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में डिस्कवर की हो? तो लॉकडाउन के दौरान एक थोड़ा सा किस्सा है, एक छोटा सा, जो बहुत ज़्यादा टच करा मेरे को।
लॉकडाउन में हम दोनों को कोविड हो गया था। वैसे तो कोविड हुआ था, नाम का कोविड हुआ था, ध्यान में उस टाइम पे तो मेरे को मेडिटेशन का टाइम ज़्यादा मिल गया, तो वो ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन उसके जैसे ही ठीक हुए तो उसके बाद एक दिन मनीष की पल्स बड़ी नीचे जाने लग पड़ी। मेरे घर पे कुछ ना दवाई भी दा नहीं रखी थी, और वो जो डिजिटल ऑक्सीमीटर भी नहीं था हमारे पास। तो मैं भागा, अब वहाँ पे ना हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वो कोविड जब पीक पे था तब की बात है। तो उस समय जब मैं घर से निकला अकेला छोड़ के, वो भी छोटे बच्चों के साथ को, तब मेरे को मतलब ऐसे लगा कि मतलब मेरे को मेरी फैमिली की वैल्यू कि मतलब अगर बच्चे छोटे घर पे हैं और मरीज को कुछ हो जाता है तो क्या होगा, वो एक डर मेरे को आया और एक वैल्यू थी, बता रही है। तो मैं भाग करके लेकर के आया वहाँ से। बट लेकिन जैसे ही लेकर के ऊपर आया, जब मैं चेक किया ना, तो अंदर से तो नहीं, एक विश्वास अंदर से पहले ही आ गया था कि नहीं यार, ये सिर्फ थोड़ा सा एक झटका है, निकल जाएगा। और वो वही हुआ, आधे घंटे के बाद ये नॉर्मल हो गई। हम इसको पूरे 4 दिन 5 दिन तक, मैं, मेरा बेटा, गुड़िया छोटी थी उससे उम्र में, डेली हम 4-5 बार इसका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल जरूर चेक करते थे, क्योंकि घबरा गए थे सारे। तो सबको एक मतलब बच्चे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से घबराए। तो वो एक किस्सा था जिससे जो मेरे को आज भी याद है। तो वो कोविड के समय वो एक फीलिंग जो कभी आज तक नहीं हुई थी, वो मैंने पहली बार देखी। मनित? मैंने भवनीत को एज अ कुक डिस्कवर करा कोरोना के टाइम पे, क्योंकि इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जो आज तक इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, वो इन्होंने सब सपोर्ट किया कोरोना के टाइम पे। फ्लोर को मॉपिंग करने में और कुकिंग करने में, बच्चों को तैयार करने में, घर संभालने में। तो मुझे समझ आया कि इनमें और भी बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ हैं। वो सब डिस्कवरी कोरोना के टाइम पे हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट सवाल, आप लोगों ने साथ में पहली फिल्म कौन सी देखी? हमने फर्स्ट मूवी साथ में देखी थी, कभी खुशी कभी गम। तभी से वो कभी खुशी कभी गम चल रहा है आपका। ठीक है। सो नेक्स्ट सवाल, पहली बार साथ में आप लोग कहाँ घूमने गए थे? मेरा स्कूल हुआ करता था वसंत विहार में। तो मुझे छोटे थे तो रास्ते पता नहीं थे, गाड़ी चलानी जल्दी सीख ली थी। तो बस वही एक रास्ता था, तो वहीं वसंत विहार के वो कॉम्प्लेक्स में हम स्कूल का बैग कहाँ रखते थे, वहीं ले गया था मैं इसको पहली बार। तो और कुछ तो मुझे पता नहीं था, वहीं हम घूम करके आए थे। तो मैं यही पहली मीटिंग में यही दिखाया था कि हम स्कूल बंक करते, मेरा बैग यहाँ होता था, ये यहाँ ये सब मिलता था। हमारा उस टाइम पे वसंत विहार का प्रिया बहुत फेमस था, तो अब तो पीवीआर्स खुल गए हैं वहाँ पर भी। तो हाँ, वो हमारा फेवरेट स्पॉट है। आज भी हम लोग कई बार अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश करने वहाँ जाते हैं। सो बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज आपने हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दोज मेमोरीज विद अस, और हमने भी बहुत एंजॉय किया। अब हमारा नेक्स्ट राउंड है हिम और हर, और इसमें आपको ये प्लग कार्ड्स दिए गए हैं। तो आपसे एक सवाल करूंगी, और जैसे आपका आंसर होगा आप ये प्लग कार्ड उस तरफ घुमा दीजिएगा। पहला सवाल, एक इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज़्यादा इमोशनल हो जाता है? ओके। आप दोनों में से कौन एक बार में फ़ोन कभी नहीं उठाता? आप दोनों में से गुस्सा किससे ज़्यादा आता है? आप दोनों में से कौन ज़्यादा शांत है? ऐसे कैसे? गुस्सा भी आपको आता है और शांत भी आप हैं? क्योंकि गुस्सा कभी कभी आता है एंड लॉजिक चीज़ों पे आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं शांति रहती हूँ। ओके। और आप अग्री करते हैं इस चीज़? हाँ, मैं एग्री करता हूँ। ओके। सो आप दोनों में से कौन ज़्यादा बोलता है? आप दोनों में से कौन ज़्यादा सोता है? नाइस। आप दोनों में से कौन ज़्यादा फूडी है? सो इससे पता चलता है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी है, क्योंकि आप दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं सारे। सो मैं तो यही कहना चाहूँगी आपकी लाइफ जर्नी सुनकर कि आपकी एज बहुत छोटी है, बट आप दोनों ही बहुत ही छोटी एज में इतना इवॉल्व हुए हैं जितना कि काफ़ी कपल्स बहुत अपने ईयर्स ऑफ लाइफ या ईयर्स ऑफ एज में भी नहीं समझ पाते एक दूसरे के रिलेशनशिप को, और कैसे आपने संसार में सारी मुश्किलों को जूझते हुए निर्वाण पाया है, और एक दूसरे के साथ आज आप यहाँ बैठे हैं और अपनी जर्नी शेयर कर पा रहे हैं, और इतने लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू कि आप लोग यहाँ आए और आपने अपनी मेमोरीज़, अपनी जर्नी, और बहुत ही प्यारे तरीके से आपने अपनी हर बात को लोगों तक पहुँचाया। उसके लिए शुक्रिया।
और अब आप दोनों से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को तो प्लीज़। मैं कहना चाहूँगी कि पत्री सर ने अपनी लाइफ को जिस तरीके से इवॉल्व करके हम सबको सिखाया है संसार में निर्वाण, उनको देखते हुए हम सभी कपल्स इस युग में उनसे इंस्पिरेशन ले करके अपनी अध्यात्म जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एक्चुअली में संसार में निर्वाण पा सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है तो। बस बात सिर्फ ये है कि हम खुद को कितना अंडरस्टैंड करते हैं और ख़ुद को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, वहीं से हमारी जर्नी की शुरुआत होती है। तो अध्यात्म मुझे लगता है कि हमें पिरामिड मेडिटेशन ने एक ऐसी स्पेस दी है, एक न्यू एज चैनल है ये, जिसमें हर तरह की आप जनरेशन देख सकते हो यहाँ पर, छोटी बड़ी। और हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म पत्री सर ने दिया है कि हम सब यहाँ पर आकर के खुद को सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं यही सबको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी मैरिड लाइफ को एक्सप्लोर किया अध्यात्म में आने के बाद, आप सभी कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ सभी एक्सपीरियंस करें मेडिटेशन को और अध्यात्म अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। थैंक यू। तो मेरा यही है मैसेज, जैसे पत्री सर कहा करते थे, ध्यान से जुड़े और ध्यानी बन जाए। तो सब ध्यान से जुड़े और ध्यानी बन जाए। और बस मेरा मैसेज साथ साथ यही है कि मैंने बदलाव ये देखा है, जैसे संसार में रह के निर्वाण कैसे होता है, मैं भी बदलाव तभी ला पाया जब ये इन्होंने थोड़ा एफर्ट लगाया कि ध्यान में आई और मेरे को साथ में जोड़ा और मैं सर को मिल पाए, सर के साथ आगे देख पाए, सर की जर्नी शेयर कर पाए, सर के साथ रह करके संसार के साथ निर्वाण कैसे होता है ये सीख पाए। बस यही है कि संसार के साथ आप निर्वाण कैसे करते हैं, सिर्फ ध्यान में जुड़े और उसी के साथ रहे और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मनित एंड भवनीत अपना टाइम देने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। सो जुड़े रहिए हमारे साथ PMC हिंदी पे और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए कपल से जो हमें बताएंगे कि कैसे संसार में रह के हम निर्वाण पा सकते हैं। धन्यवाद।